यस दोस्तों, अब हम देखेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या जिसे हम मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहते हैं, वो हमें क्या बोलता है रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये समझाता है कि ऑल दोस आइटम्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे सभी आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी में मेजर कर पा रहे हैं। जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर पा रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग किसकी की जाती है? जिनको हम मनी फॉर्म में, हमें एट लास्ट जो है क्या रिजल्ट चाहिए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और वो हम कैसे जानेंगे? बाय नोइंग द कितना प्रॉफिट हुआ है और या फिर कितना लॉस हुआ है। तो वो हमें किस फॉर्म में पता पड़ेगा? मनी फॉर्म में। तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंगे जिन्हें हम मनी में मेजर कर पाते हैं, और इसी को ही हमने स्टेजेस में भी पढ़ा है। स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या देखा था हमने? स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में कि जब हम ट्रांजैक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसकी मनी वैल्यू निकालते हैं और उसी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं ताकि जो है हमारे पास प्रॉपर नोट्स रहें। ओके, तो लिखिए आप, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस आर recorded which are expressed in monetary value। जो भी ट्रांजैक्शन है जिन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं मनी वैल्यू में, मॉनेटरी वैल्यू में हम मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। यदि हम इसको एग्जाम्पल में देखें तो गुड्स परचेज किए हैं आपने, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000। तो क्या यहाँ पे हमें मॉनेटरी वैल्यू दिख रही है? यस, दिस 5,000 इज द मनी वैल्यू, है ना, जिसके बिहाफ पे आपने जो परचेज किया है वो 5,000 रुपीज पे किया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी डेफिनेटली। जब हम बात करें कि किसी यूनिट्स की बात करें कि किसी फर्म में, इन अ फर्म वी हैव वन बिल्डिंग, ओके, 10 कंप्यूटर सेट्स, ओके, और इसके अलावा यदि हम लिखें 40 मीटर क्लोथ जो कि सेल करने के लिए वो लेकर आए हैं, क्या इसे हम मेजर कर सकते हैं? क्या हमारे पास यूनिट्स हैं 10 कंप्यूटर सेट्स या 40 मीटर क्लोथ्स या वन बिल्डिंग, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं? क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या? डेफिनेटली वी कैन नॉट रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकी मनी वैल्यू नहीं दी गई है। जब हमें इनकी मनी वैल्यू दी गई होती, सेम यदि यही एग्जाम्पल हो जिसमें हम ये लिख दें कि 10 कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 30,000 ईच, और 40 मीटर क्लोथ है एट द रेट ऑफ 100 मीटर ईच, और बिल्डिंग की वैल्यू यदि हम लिख दें 10 लाख रुपीस, तो जब इनकी मॉनेटरी वैल्यू रहेगी हमारे पास तो ही उनकी रिकॉर्डिंग का सेंस रहेगा। जब हमारे पास इनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं रहेगी, वी कैन नॉट रिकॉर्ड। तो ये मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें यही समझाता है कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, और यही होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जब हम सैलरी देंगे ऑफ ₹5,000 10,000, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जहां बात आएगी कि परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय को यदि हम चेक कर रहे हैं, यस, अप्रेजल ऑफ अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय की हम जब चेक कर रहे हैं, देन इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, है ना। हम ग्रेड्स में अगर उससे दे रहे हैं तो भी वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो दिस इज द मनी वैल्यू कंसेप्ट। तो ये होता है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो हमें ये बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे रिलेटेड टू मनी, उनकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। जो मनी से रिलेटेड नहीं है उनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। जहां फिर इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय की जब हमने बात करी तब हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वहीं हम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को ऑफ ₹5,000 10,000, तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हम उसको मनी वैल्यू में काउंट कर पा रहे हैं। तो यही होता है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़े और देखें कि हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट जो है
जिसे अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ओके, और इसके अलावा जो है इसे बिजनेस एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है ये अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट? तो यदि हम इसकी बात करें अकाउंटिंग एंटिटी की, तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा क्यों कहा गया है कि भले स्टार्ट जो है बिजनेस कौन करता है, कोई पर्सन ही करता है ना, कि उसका बिजनेस है, बट पर्टिकुलरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दोनों ही डिफरेंट है। जो बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ओके, बिजनेस को जो है वो विद इन द ड्यूरेशन जो है वापस बिजनेसमैन को लौटाना है, वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग यही बोलता है कि दोनों एक दूसरे से अलग है। तो डेफिनेटली अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल के फॉर्म में या एसेट के फॉर्म में, तो उसके लिए बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, और वो बिजनेस को चुकाना है। ओके, ये हमने सिंपली समझ लिया। अब इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं ताकि जो है आपको और क्लैरिटी हो जाए। ओके, प्रोप्राइटर इज सेपरेट, या जिसको हम डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस। ओके, ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि प्रोप्राइटर जो है अपने बिजनेस से वो डिफरेंट है। जैसे कि जब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें उसको, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, या फिर हम उसे बोल सकते हैं प्रोप्राइटर। बिजनेसमैन इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस up to the extent या up to the capital contributed by him। क्या बोल रहे हैं इसमें कि यदि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेसमैन जो है वो कौन है, क्रेडिटर है बिजनेस का, और कहां तक, जहां तक उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। और वो कैपिटल जो है, हम इसलिए कैपिटल को जो है क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। यस, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस को ये लौटाना है बिजनेसमैन को, क्योंकि अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट हमें यही बोलता है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल जो है आपका कहीं पे भी वर्क करेगा, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप हो, ओके, चाहे वो पार्टनरशिप हो, ओके, या फिर कंपनी हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हर जगह यही प्रिंसिपल जो है अप्लाई होगा। सो दिस इज अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।